हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं और ये वीडियो नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको रोज़ सब्जेक्टिव मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूं जो कि आपके लिए बेहद बेहद ज़रूरी है। तो आप कि ज़रूरी है कि आप वीडियो ज़रूर देखो और आपका ये सवाल बनना चाहिए। जो मैं सवाल यहाँ पे दिया हूँ 5 सवाल है। अब पांचों सवाल 5 अलग अलग लेसन से, ठीक है, ताकि आपका हर लेसन का रिमाइंड होते रहे दिमाग में। ऐसा नहीं कि एक लेसन बना रहे हो, बहुपद बना रहे हो तो पूरा पीछे छूट जा रहा, एक हफ्ता त्रिकोणमिति बनाने में लग जा रहा तो पूरा पीछे छूट जा रहा। ऐसा नहीं है, ठीक है। सब क्वेश्चन को रिविजन करना है देख देख करके, ठीक है। तो अगर आप ये 5 सवाल बना लेते हो तो समझ लो आपका बेहतर चल रहा। अगर नहीं बना पाते तो इसको देखो, सीखो, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है और त्रिकोणमिति का सबसे पहले सवाल है। आप लोगों ने डिवाइड किया सर त्रिकोणमिति में प्रॉब्लम साइन पर पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये है। और इसको हमको क्या लाना, 1 प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? जब भी प्रूफ करने वाली बात आती है तो आप ध्यान में देखो, एलएचएस को बनाइए तो आरएचएस हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको लाना 1, तो सबसे पहले जब भी पावर 4 वाला सवाल आ जाए ना तो इसको स्क्वायर में बदलने की कोशिश कीजिएगा। तो क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे, क्योंकि स्क्वायर को स्क्वायर से गुणा, मतलब 2 को 2 से गुणा कीजिए तो 4 हो जाएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं। कॉस को भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है, बाई नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे रह जाएंगे, ठीक है। ये तो हमको कुछ नहीं करना है। उसका देखो ये फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, ये ऊपर वाला फॉर्मूला दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में एक फार्मूला आता है जो कि आपको पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला आता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये साइन स्क्वायर थीटा ना, ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा ये ए के रूप में काम करेगा, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा ये बी के रूप में काम करेगा। तभी तो यहाँ पे स्क्वायर एक्स्ट्रा, यहाँ पे डबल स्क्वायर है, ये देखो अलग है लेकिन ये अलग एक्स्ट्रा स्क्वायर यहाँ पे है। तो हमको ये देखना है, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा पूरा ए मानेंगे और इसको पूरा बी मानेंगे। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए कौन हमारा है, साइन स्क्वायर थीटा, ये ए है, देखो मैं लिखा है ए है पूरा, ए प्लस बी, बी कितना है कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, फिर ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। नीचे वाला को चेंज मत करो, देखो चेंज नहीं करेंगे फायदा क्या होगा, देखो अभी फायदा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत ही आसान सा यहाँ पे है। तो देखो ये दोनों सेम मिल रहा ना, यहाँ पे गुना है इसलिए हम ये दोनों क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अगर यहाँ पे जोड़ रहा था तो काट नहीं सकते थे, घटा रहा था तो नहीं काटता, ठीक है, गुना इसलिए काट दिए। अब क्या बच गया आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा बच गया और कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। और इसका फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। बहुत ही ईजी ये सवाल था, है ना, इसमें कुछ जान नहीं था। और ये भी सवाल आया हुआ है 2015 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो जो भी मैं सवाल बता रहा हूँ सारा का सारा सवाल पूछा हुआ है और इंपॉर्टेंट सवाल। देखो त्रिकोणमिति में क्या है ना कि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपका फॉर्मूला दिमाग में नहीं रहेगा, ठीक है। रिवीजन छोड़ दोगे फॉर्मूला दिमाग से उड़ जाएगा, मतलब कैसे मैसेज डिलीट होता है उसी तरह से डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो इसको रिवाइज करने के लिए, याद रखने के लिए, रिमाइंड करने के लिए आपको जरूरी है कि रिविजन करो, ठीक है। समझ में आ गया पहले सवाल, ये त्रिकोणमिति का था। अगला देखो सवाल, अगला देखो सवाल है, ये भी बहुत हल्का सवाल है और आप बना सकते हो कि बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो ये सवाल देखें, आप बोल रहा कि बिंदु -3 10 दिया हुआ है और 6 -8 दिया हुआ, ठीक है। इनको जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव तो बहुत बताया हूँ, सब्जेक्टिव भी आपके लिए वीडियो यहाँ पे डेली अपलोड किया जा रहा है। डेली यहाँ पे ये 4था सीरीज चल रहा है और इसी तरह के आपका अगर साथ रहेगा तो मैं जरूर इसको आगे बढ़ाते रहूँगा, ठीक है। बस आप लोग का यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, आप लोग का इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो मुझे भी मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में, ठीक है। तो अब देखो इस सवाल को कैसे बनाएंगे। ये देखो जस्ट लाइक एक रेखा है, इसको मैंने ए मान लिया, चलो इसको अच्छा ए मान लो, इसको बी मान लो और यहाँ पे कोई बिंदु पी मान लिया, ठीक है। अब बीच में जहाँ पे भी मान सकते कोई दिक्कत नहीं। ए दिया हुआ मान लेते, ये 3 -3 10 दिया हुआ, ठीक है। और ये देखो बिंदु -3 और 6, तो ये 1 में रहेगा, ठीक है। यानी कि ये है 6 और 8 है, ठीक है। मिलाने वाली रेखा, ये मिलाने वाली रेखा है, जोड़ने वाली रेखा है। बिंदु जो -1 6 जो है किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब ये जो ना, ये जो बिंदु यहाँ पे आ रहा तो आपको बताना है ये किस अनुपात में विभाजित करता है, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। जो कि हमको पता नहीं, यहाँ पे m है n है, नहीं पता है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 1 लैम्डा ले सकते हो, नहीं तो भी नहीं लोगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है। आप लेते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है आप जानते हैं, देखो ये m को, ये हमारा मान लो x1 है, ये y1 है,
ये हमारा x2 है, ये y2, ठीक है। तो m को x2 से गुना करते हैं, mx2 प्लस इसको s से गुना करते हैं और इसको इससे गुना करते हैं nx1। mn ले लो या m1 m2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। m1 m2 भी लिख सकते हैं और mn भी ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे कुछ नहीं पता, चूँकि mn तो हमको दिया हुआ नहीं है, तो mn हम ले लिए, mn ही मान लिया, ठीक है। और ये क्या होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, my2 माइनस ny1, ठीक है, क्योंकि इधर से ny1 चल जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, m प्लस n। चलो अब देखो इसका यहाँ पे बैठाते हैं जो जो दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखो जी m कितना दिया हुआ है, m तो दिया हुआ नहीं है, तो m को हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और x2 कितना दिया हुआ है, देखो x2 6 दिया हुआ है, तो 6 लिखते हैं, m गुना 6 प्लस n कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, mn तो निकालना ही है। और x1 कितना दिया हुआ, -3 दिया हुआ, -3। और ये भी नहीं दिया, तो m प्लस n ऐसे लिख दो, ठीक है। और m यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ, y2 कितना दिया हुआ, 8 -8 दिया हुआ ना, -8, तो -8 लिख दिया मैंने घेर के। और माइनस n, y1 कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ, ठीक है, इंटू 10 बाई m प्लस n। ओके, ये मैं कर दिया हूँ। अब देखिए इसको अरेंज कर लीजिए, 6 को m से गुना करें तो 6m हो जाएगा, थोड़ा सा तरीका से लिख देते हैं, -3n हो जाएगा बाई m प्लस n। और ये क्या हो जाएगा, -8m हो जाएगा, -10 हो जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और ये m प्लस n। यहाँ तक तो क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बनाते आ रहे हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे y1 कितना है, y1 हमारा 10 दिया हुआ ना, y1 10 दिया हुआ n, तो ये हम m1 प्लस n, सॉरी ये प्लस फॉर्मूला होगा ना, माइनस क्यों होगा, m1 m2 mx2 प्लस nx1, तो यहाँ पे भी प्लस होगा, हम यहाँ पे माइनस दे दीजिए, प्लस ही होगा, ठीक है। अब देखो ये हमारा आ गया। चलो अब देखो ये इसको क्या करेंगे, ये जो आया है देखो ध्यान समझो, ये जो पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट कहाँ गया, ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये हमारा x है, ये y है, ये दोनों को जो इस बिंदु पे मतलब का अलग हो रहा है, इस बिंदु, इस दोनों का जो अनुपात है ना, ये इसी बिंदु आया है, ये निर्देशांक है, दोनों को अनुपात का अनुपात जो है ये बिंदु आया, यानी कि दोनों जो अनुपात जो बटा है ना, मान लो कि 2 3 बटा होगा, जितना भी बटा होगा, तो ये निर्देशांक बना है इसका, ठीक है। अब निर्देशांक बना है तो ये हमारा x वाला है, जो कि हम ये मान रहे हैं x से, और ये क्या मान रहे हैं y, x और y का निर्देशांक निकाल रहे हैं, ये तो विभाजन सूत्र x से y का निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं x जो है ये जो है क्या, इसके बराबर, x के बराबर है, और ये क्या है, y के बराबर है। मतलब ये हुआ, ये जो है -1 के बराबर दिख रहा, और ये जो है 6 के बराबर दिख रहा, समझ में आ रहा। ये जो बिंदु यहाँ पे है, ये ऊपर में जो P के पास जो बिंदु देख रहे हैं आप, कहाँ गए, जो P के पास जो बिंदु देख रहे हैं वो बिंदु क्या है, देखो ध्यान से, ये जो ये देख रहे हो -1 है, ये निर्देशांक डायरेक्ट दिया हुआ है, रेखाखंड इस बिंदु को किस अनुपात में विभाजित करता है, इस बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है, बिंदु बारे में बोल रहा है, किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये हम x से y ही मानते हैं ना, इसको x से y मानते हैं, इसको तो x1 y1 x2 y2 मान लिया। तो ये जो हम फार्मूला लिख रहे हैं, ये x से वाला है, ये क्या है, y वाला, चूंकि देखो इसमें x से वाला पद दिख रहा है, यहाँ पर y वाला दिख रहा है, तो x से वाला कहीं ना कहीं -1 के बराबर होगा, और 6 से वाला कहीं ना कहीं y के बराबर होगा। मतलब कि यहाँ पे है, यहाँ पे इसलिए 6m - 3m n बाई m प्लस n, ये कहीं ना कहीं -1 के क्या है, बराबर है, ठीक है, -1 के बराबर है। उसके बाद यहाँ पे देखो, अच्छा ये पहले देख लेते हैं, अच्छा इसको पहले हल कर लेते हैं, एक तरफ से, एक तरफ इसको हल करते हैं, एक तरफ उसको हल करेंगे। ये m n को उधर भेज देते हैं, 6m - 3n, तो m उधर से जा गुना हो जाएगा, तो -m - n हो जाएगा, क्लियर है। चलो ये तो गुना हो गया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 6, ये m को इधर लाइए, m को इधर ले चलाते हैं, ये वाला m को, तो 6m अब प्लस m हो जाएगा, और -n है, ये 3m को उधर ले जाएगा, तो +2n हो जाएगा, सॉरी अभी तो रहने दो, 3n रहेगा, ठीक है। तो देखो 6 और 1 जुड़ेगा कितना होगा, 7m हो जाएगा, और 3 में से 3 में से घटेगा तो 2n बचेगा। यहाँ पे तो क्लियर बात। चलो अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये जो है -8 ये वाला, तथा -8m + 10, n भी होगा ना, n तो हम छोड़ ही दिया मैंने, कहाँ गया मेरे पेन, हाँ ये देखो n, ये n है 10n, तो 10n हो गया बाई m + n, तो पता नहीं m + n ये किसके बराबर होगा, ये कहीं ना कहीं जो 6 के बराबर होगा, ये जो 6 देखा 6 के बराबर होगा, ठीक है। तो 6 के मैंने बराबर कर दिया इसको। अब इसको भी गुना कर लीजिए, तो -8m + 10n, तो 6m + 6n हो जाएगा। अब m को एक तरफ, n को एक तरफ करता है, ठीक है, तो ये 6m इधर आ जाएगा। तो हाँ इसको क्या करेंगे, -8m प्लस, सॉरी ये तो माइनस हो जाएगा ना, 6 इधर के -6m हो जाएगा, और 6n, ये 10 उधर जाएगा तो क्या होगा, -10n बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
8 6 कितना हो गया 14 हो गया ना, -14m हो गया, और ये घटेगा कितना होगा -4n हो जाएगा। और दोनों तरफ माइनस होता है तो क्या करते हैं, काट देते हैं। यहाँ देखो 14 है, यहाँ पे 4 है, 2 से काटिए तो 7 दूना 14, 2 दूना 4, यानी कि 7m = 2n हो गया यहाँ पे। अब हमको अनुपात निकालना है, हमको किसका अनुपात निकालना है, हमको निकालना है m और n का अनुपात, यानी m कितना और n कितना है। तो आप दोनों में से किसी से बना लीजिए, आंसर दोनों सेम आएगा। तो जब एग्जाम में आएगा तो दोनों में से किसी एक लीजिएगा ना, बन जाएगा। अब देखो m का अनुपात निकालना है, तो देखो n को इधर लेते हो, m है ना, m रहने दो, और ये n इधर लो, तो n गुना आके क्या बनेगा, भाग में बनेगा। और ये क्या ऊपर में कितना है, ऊपर में कितना हमारा 2 है, और ये m जो है बेचारा गुना में जा कहाँ चल जाएगा, भाग में, यानी कि 2:7 बचेगा। इसमें देखो, इसमें भी वही हाल है ना, यही तो सेम मेरा, ये भी है, ये भी सेम मिल रहा है ना। इससे बनाए, इससे बनाए, दोनों सेम ही आया। तो किसी एक को भी लेकर बनाएंगे अनुपात उतना नहीं आएगा, 2/7, ठीक है। इसलिए यहाँ पे m/n बराबर क्या होगा, 2:7। क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ करना है तो आपको यहाँ पे बीच क्या बोलते हैं, यहाँ पे मध्य, ये जो विभाजन का फॉर्मूला है, विभाजन का फॉर्मूला बैठा करके ये जो है -1 के बराबर एक ठो करना है, एक ठो 6 के बराबर करना है। तो किसी एक को भी बराबर कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इससे बराबर करो, इससे बराबर करो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। और दोनों से बराबर करके दिखा सकते हैं ताकि संतुष्टि हो जाए। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोग को भी सवाल। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये देखो सवाल दिया हुआ है, एक बोल रहा कि एक समकोण त्रिभुज है और जिसका लंब, समकोण त्रिभुज का लंब जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। कौन, लंब, समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं आपको ज्ञात करना है। ओके, तो क्या करेंगे इसको, चलो इसको हल करते हैं। अब देखो बोला क्या है, समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कौन कम है, लंब कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम। तब मान लेंगे, माना कि आधार बराबर क्या मानता मैंने, x मान लिया। तो जब आधार x हो जाएगा तो बताओ लंब क्या हो जाएगा, क्योंकि पहले बोल रहा जो लंब है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि x से -7 है ना। ये जो है ये क्या है, लंब है, और ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। अब बोलता कर्ण कितना बोला, कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया हुआ, ऑलरेडी यहाँ पे कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ पे दिया हुआ कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं आप, पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का स्क्वायर बराबर है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही होता है ना, यही तो होता है पाइथागोरस प्रमेय। चलो तो कर्ण कितना कितना दिया, सबको यहाँ पे सेट कर लेते हैं, सबको यहाँ पे सेट करके लिखते हैं, ठीक है। तो कर्ण दिया हमारा 13, तो 13 का स्क्वायर करते हैं। लंब देखो कितना दिया हुआ है, लंब को मैंने क्या माना था, x से -7 माना था ना, x से -7 का स्क्वायर, और आधार को कितना माना, x से माना था, x का स्क्वायर, ठीक किया गया। इसको किसी एक तरफ करना पड़ेगा, ये 13 को उधर भेज दीजिए, ठीक है, ताकि एक, चूँकि ये हमारा बन जाएगा क्या, इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो देखो x से -7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये 13 जो है ना इधर जाके क्या बनेगा, -13 का स्क्वायर बराबर 0 बचा। ये a - b का होल स्क्वायर दिख रहा है, तोड़ दीजिए a - b का होल स्क्वायर में, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab और प्लस x स्क्वायर, और ये -13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है ना जी। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब तो सारा कुछ आपके पास दिख रहा है, देखो x स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये 7 वाला सदुना, ये -सदुना 14x लिखते हैं, 7 49। अच्छा यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे भी x स्क्वायर, यहाँ पे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, जुड़ जाएगा 2x स्क्वायर, -7 हो गया। चलो ठीक है, और देखो 7 49 हो गया, यानी कि +49 -169। आप तो जानते हैं ना, फटाफट बनाइए इसको आप लोग। अब देखो क्या करेंगे, इसको थोड़ा और इजी करते जाते हैं। लास्ट में गुणनखंड बन जाएगा हमारा, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 120। अब इसको देखो गुणनखंड तो इतना काफ़ी लंबा दिख रहा है ना, इसको शॉर्ट करने के लिए क्या करें, देखो 2 सब में कौन होगा, तो 2 कॉमन निकालिए, तो x स्क्वायर -7x माइनस कितना हो जाएगा 60 बराबर 0। और आपको पता है जब 2 उधर चल जाता है तो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है, गुना उधर जा क्या बनेगा, भाग, तो x स्क्वायर -7x -60 बराबर क्या हुआ 0। अब इसको गुणनखंड तो बनाना जानते हैं ना, 60 एकम 60 होता है, 60 आ गया। और देखो 12 पचे क्या होगा, 12 पचे 60 भी होता है। अब 12 5 को जोड़िए कितना होगा, 17 हो जाता है। अच्छा 12 से 5 हटाएगा तो 7 आ जाएगा ना, 12 में से 5 हटाएंगे 7 आ जाएगा। तो ऐसे ही करना है, x स्क्वायर -12x + 5x। देखो माइनस क्यों लिखे, क्योंकि हमको लाना है -7 में, इसलिए बड़ा को लिखेंगे माइनस में, तो 12 में से 7 गया, 5 गया, -7 हो जाएगा, ये हमारा 60, ठीक है। अब क्या करें, कॉमन, ये तो कॉमन लेना जानते ही आप है, तो x से ले लिया मैंने कॉमन, तो x से -12
यहाँ पे देखो 5 कॉमन होगा जी, एक से प्लस लिया तो प्लस माइनस, -12 बराबर 0। अब क्या बना, 1 से -12 यहाँ पे बचा और 1 से +5 यहाँ पे आया। तो हमारे यहाँ पे कितना आंसर आएगा, चलो तो यहाँ पे देख लेते हैं। इसलिए अच्छा 1 से -12 बराबर 0, तो 1 से बराबर कितना हो गया 12, और यहाँ पे 1 से +5 बराबर 0, तो 1 से बराबर कितना हो गया -5। अब जो माइनस में आया ना, माइनस वाला जो असंभव, क्या है असंभव, ये कभी माइनस में हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जब माइनस नहीं होता प्लस में होगा, इसलिए आधार बराबर 1 से बराबर कितना 12, और लंब को मैंने क्या माना था 1 से -7, 1 से -7 माना था ना, तो 12 - 7 कितना गया 5 आ गया, ये दोनों हमारा 12 - 5 आ गया। यानी कि हमको पता चल गया एक भुजा हमारा ये लंब और ये हमारा सॉरी ये आधार और ये क्या लंब। तो करने तो दिया हुआ ही था, हमको निकालना था। समझ में आया। तो कुछ सवाल में है ना, आपको गुणनखंड तो बनाने आता ही होगा है ना, शुरू से तो पढ़ते आ रहे गुणनखंड कैसे बनाना होता है। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना जी कि ये जो दिया हुआ है यहाँ पे बोल रहा कि लंब जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो जो कम है ना और जो पूरी तरीके जो है उसको 1 से मान लिया, आधार मान लिया 1 से मान लिया, तो लंब कितना कम है 7 सेंटीमीटर कम है, तो 1 से 7 होगा, कुछ ना कुछ तो आधार आएगा। अब देखो आ रहा तो आधार हमारा 12 आया और लंब कितना है 5 आया, कितना कम है देखो, तो आधार से लंब कितना कम है 7 कम तो आया ना, प्रूफ भी हो गया आपके सामने। अब पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे कर्ण भी दिया हुआ है 13, तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लीजिए और बाकी यहाँ पे सारा कुछ तो प्रोसेस जानते हैं, यहाँ पे आराम से इसको बना लीजिएगा, ठीक है। देखो चौथा सवाल है, अब बड़ा इजी सवाल, ये समांतर श्रेणी का सवाल है, ठीक है। कि समांतर श्रेणी बोल रहा कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करना, श्रेणी। चलिए तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए तीसरा पद आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो तीसरा पद मतलब T3 है ना, तीसरा पद बोले तो T3 दिया हुआ है, A + n - 1 × D, और n की जगह पे कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, 3 - 1 × D। अच्छा D है ना, D लिखते हैं, हो गया हमारा, ये हो गया ओके। अब देखो यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे बोला जा रहा है आपसे कि तीसरा पद कितना है, तीसरा पद कितना है देखो 5 है ना, तब तीसरा पद 5 लिख दिया यहाँ पे, यानी कि Tn दिया हुआ है, और A + 3 में से घटेगा तो 2D, समीकरण इसको फर्स्ट मान लेता है, ठीक है। तथा फिर क्या बोलता है 7वां पद यानी कि T7, फॉर्मूला A + n - 1, तो n यही तो 7 ही तो n है, तो 7 - 1 × D, ठीक है। अब देखो T7 कितना दिया हुआ है 9 दिया, तो 9 लिखते हैं, A + 6D है ना, समीकरण सेकंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट को सेकंड से हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। फर्स्ट क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A + 2D = 5 और A + 6D = हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस को बना देंगे माइनस, प्लस को बनाएंगे माइनस, प्लस को बनाएंगे माइनस, ये दोनों क्या हो खत्म। तो देखो 6 में से 2 घटेगा तो -4D हो जाएगा, और 9 में से 4 घटेगा, 9 में से 5 घटेगा तो -4 हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस क्या खल्लास। D का मान कितना गया 1 आ गया। अब D का वैल्यू किसी एक में समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड में रख दो, D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, चलिए तो फर्स्ट क्या है A + ये ना, A + 2D = 5 है, तो हम लिख लेते हैं A + 2D = 5। D का मान हमारा कितना आया 1 आया, तो 2 × 1 है ना = 5, तो A + कितना हो गया 3, तो A बराबर कितना हो गया 5 - 3, तो A बराबर कितना हो गया 2 लो। अच्छा 2 एकम 2 ही ना होगा, सॉरी 2 एकम तो 2 होगा, और 2 में इधर जाकर 3 हो गया। A का वैल्यू कितना गया, A का वैल्यू हमारा आ गया 3, तो आप जानते हैं इसलिए A = 3 और D बराबर कितना गया 1। यही दोनों दिया रहे तो हम समांतर श्रेणी आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि शुरू पहला पद होता है इसलिए श्रेणी निकालिए। तो श्रेणी कैसे निकालेंगे, पहला पद तो 3 ही होगा क्योंकि A ही तो पहला पद है। अब अगला पद जैसे बढ़ेंगे तो D उसमें जोड़ते जाएंगे, तो 3 × 1 = 4, 4 × 1 = 5, 5 × 1 = 6, लीजिए जहाँ तक चाहिए वहाँ तक निकाल लीजिए। ये क्या होगा समांतर श्रेणी हमारा ज्ञात हो गया। क्लियर है, समांतर श्रेणी भी आपको रिवाइज हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब अगला सवाल देखो, ये सवाल तो आप बहुत बार पढ़े हैं और एग्जाम में तो आता ही आता है ये कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। इसके पहले मैं बताया था कि 3 + √5 के बारे में बता रहा था, ठीक है, तो वो भी आपको समझ, वो तो और इजी था मेरे ख्याल से, है ना। तो देखो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, जब भी ऐसे दिया रहे तो आप क्या लिखिएगा, देखो यहाँ लिखेंगे माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या। क्या है, माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, मान लिया, ठीक है। जब मान लिए हैं √2 अपरिमेय संख्या होगा, इसका मतलब है कि √2 किसके बराबर होगा P/Q के बराबर होगा, क्योंकि P/Q परिमेय संख्या होता है। अच्छा सॉरी क्या बोल रहा,
सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय, सॉरी रूट आप परिमेय संख्या सिद्ध होना, ठीक है, तो इसको परिमेय संख्या मानना पड़ेगा, सवाल ही उल्टा था। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है ना, यहाँ पे आ छूट गया है, अपरिमेय संख्या रहेगा, तो हम किसको क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। अब ये परिमेय संख्या जब मान लेंगे तो √2 जो है p बटा q के रूप में बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या p बटा q के रूप में बराबर होता है। लेकिन एक कंडीशन है कि q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी परिमेय संख्या हो सकता है। मतलब कि जैसे 2/0, अगर आपसे पूछे 2/0 परिमेय संख्या है तो कभी नहीं हो, क्योंकि 2/0 का वैल्यू होता है इन्फिनाइट। लेकिन 0/2 अगर रहेगा तो हाँ ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नीचे वाला, तथा है ना p एवं q का सहअभाज्य गुणनखंड, मतलब समझ रहे ना, सहअभाज्य गुणनखंड किसको बोलते हैं, HCF को बोलते हैं, सहअभाज्य गुणनखंड बराबर 1 हो, ठीक है। ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए हर अथी में, हर आने वाले स्टेप में, ठीक है, ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए कि इन दोनों का HCF जो है 1 के बराबर हो। अब आगे देखते क्या रियली फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो पहले क्या करते हैं, इसको हम वर्ग करते हैं ना, वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर और p/q का स्क्वायर, क्लियर है। तो √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 हो जाएगा, अब p/q मतलब p का स्क्वायर और q का स्क्वायर। तो किसी एक को मैं ले लेता हूँ, चलो यहाँ पे नीचे q को इधर ले चलाते हैं, किसी को एक लाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो p को 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, p² और q को गुणा करेंगे 2q²। अब देखो आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है, p² जो है 2q² के क्या है, बराबर है। मतलब जैसे सवाल में दे दिया हूँ कि 15 बराबर दे दे 3 × 5, बोलेंगे हाँ सर दोनों बराबर है, बिल्कुल सही बराबर है। इसका मतलब एक बात यहाँ पे पता चल रहा है कि 15 जो है 3 से भी कटेगा, 15 जो है 5 से भी कटेगा, ठीक है, 15 3 से भी कटेगा, 15 5 से भी कटेगा, ठीक है। उसी तरह से मैं दे दूँ 9 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे 3 × 3 × 3, लो 3 × 9 3, इसको हम 3 बार बहुत सारा बार देते हैं, तो ये जाहिर सी बात 3 × 9 9 81, चलो स्क्वायर दे देते हैं, ज़्यादा दे दिए, स्क्वायर दे देते हैं, 3 × 9 9 27 27 81, ये दे दिया मैं इसका फैक्टर। तो बोलेंगे सर ये तो 3 से भी कटेगा, बिल्कुल, इससे भी कटेगा, बिल्कुल। अगर हम बोलेंगे 9 का स्क्वायर जो है 3 का स्क्वायर के बराबर है, बोले हाँ बिल्कुल बराबर, क्यों 3 × 9 इसका बराबर होगा। तो यहाँ पे पता चला कि जो p² है जो 2 से भी विभाजित है और q से विभाजित है ना, तो हमको यहाँ पे देखना 2 से विभाजित हो रहा। तो देखो लिखेंगे चूंकि p² 2 से विभाजित है, ठीक है। तो जब p² 2 से विभाजित है, इसका मतलब p भी विभाजित होगा। कैसे, देखो 9² 3 से विभाजित हो रहा है ना, तो 9 को स्क्वायर अगर हटा देंगे तो 9 भी 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। स्क्वायर वाला 3 से विभाजित हो रहा, तो जो पावर हटा देंगे तो वो भी 3 से कटेगा ही कटेगा, इसका मतलब है, इसलिए p भी 2 से विभाजित है। तो p के बारे में तो जान लिए, अब q के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ, 2q² दिया ना, 2q²। चलिए तो हम यहाँ मानते हैं, इसलिए हम यहाँ पे अब यहाँ पे q बराबर कुछ m बराबर q कुछ ही मान लो। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि p² बराबर 2q है ना, तो कुछ भी मान लीजिए p² बराबर p बराबर मानिए, सॉरी p बराबर 2m मान लीजिए, या r भी मान सकते हैं, इतना मान लिया, ठीक है। अब इसको भी वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो p का स्क्वायर और 2m का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इतना तो हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, तो p का स्क्वायर का वैल्यू अभी आपको पता है, p का स्क्वायर का वैल्यू कितना है, देखो 2q² है, आएगा नहीं, p का स्क्वायर बराबर 2q² आया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं p की जगह पे 2q²। आज इसको करेंगे कितना होगा, 2 दूना 4m², ये काटेंगे 2 से कट जाएगा, तो q² बराबर क्या बचा, 2m²। अब वही कंडीशन आ रहा, चूंकि q² 2 से विभाजित है। अब कैसे विभाजित आपको पता चल गया, क्योंकि इसका ये फैक्टर आ रहा है ना, इसलिए q भी क्या होगा, 2 से विभाजित है। देखो p भी q 2 से विभाजित हो रहा, p भी जो है 2 से विभाजित हो रहा और q भी 2 से विभाजित हो रहा, मतलब कि p तथा q का HCF कितना हो जाएगा बोलो तो, जब दोनों 2 से p भी 2 से कट रहा, p का भी 2 गुणनखंड आ रहा, q का भी 2 गुणनखंड आ रहा है ना, इसका मतलब दोनों का HCF कितना होगा, 2 होगा। लेकिन हमने तो जो बनाया था जिसमें माना कि इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए, वादा के खिलाफ हो गया है ना, HCF तो 1 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा, उल्टा आ रहा, 2 आ रहा। तो लिखेंगे अतः √3 ना, अतः हमारा
मानना गलत है या गलत हुआ है, ठीक है ना। इसलिए अतः √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो सवाल खाली बड़ा सा दिख रहा है लेकिन कुछ है नहीं, इसमें कुछ जान नहीं है। इसको आप 2-3 बार बनाओगे ना बोर्ड पे तो एकदम आराम लगेगा, बहुत ही हल्का लगेगा। कुछ भी बस खाली मानने पे इस पे है, ये सवाल है सिर्फ मानने वाला पे है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको 5 सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। और हम भी कोशिश किए आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए। तो कैसे लगे आपको ये सवाल समझ में आया तो नीचे लाइक करना, और फिर आपको और इस तरह के और सवाल चाहिए तो कमेंट तो करते रहो। आप लोग कमेंट करते हो तो एनर्जी मिलता है मुझे, और लाइक करते हो तो एनर्जी मिलता है, ताकि लगता है कि मैं जो बता रहा हूँ रियली में कुछ ना कुछ काम करेगी। अब ऐसा अगर जैसे कोई बंदा देख लिया कुछ ना तो कमेंट करा ना तो वो लाइक वाइक कर रहा, तो मुझे लगता है कि ये क्या हो रहा, मतलब कुछ ही प्रोसेस ही नहीं दिख रहा। तो प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है ना, कि आप लाइक करो, कमेंट करो कैसी लगी आपको वीडियो। इस तरह के और कौन सा चैप्टर है जो आपको लगता है कि थोड़ा भारी है, और आप ही के रिकमेंड पे मैंने ये सवाल लाया है। बहुत लोग बोल रहे थे त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति डेली में ला रहा हूँ, और नियामक ज्यामिति वो भी ला रहा हूँ, ठीक है। इस तरह के और सब लाता रहूँगा, ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पे लास्ट मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कल फिर मिलेंगे 12 बजे इसी टाइम। ओके बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।